बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजेब्रा के एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं क्रैकिंग द जीआरई की बुक से। नंबर 11 है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ आर पावर 5। ये एक सेट दिया गया जिसमें टोटल ये 6 वेक्टर्स हैं और इनसे जो स्पैन होने वाली स्पेस है उसकी डायमेंशन पूछी गई है। तो बेसिकली यहाँ ये पूछा गया कि इन 6 वेक्टर्स में से कितने ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें इन्हीं कॉलम्स को एज इट इज़ हम लिख लेते हैं 1 0 -1 0 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 एंड 0 -1 0 1 0 1 0 0 1 0 -1 और लास्ट में हम कॉलम लिखते हैं 0 -1 1 -1 और 0। अब जो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो इसका रैंक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि रो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं और रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए हम यहाँ से या कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कॉलम ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर हम कॉलम ऑपरेशन यूज़ करें, ऐसा करते हैं कि पहली रो में यहाँ पर जो कि -1 है, हम C4 + C1 करने से 1 0 -1 0 1, कॉलम 1 तो चेंज नहीं होगा लेकिन कॉलम 4 में 0 0 1 + 1 0 0 + 0 0 और 1 -1 1 + 1, सॉरी यहाँ -1 है, -1 + 1 अगेन ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब कॉलम नंबर 4 0 हो गया। कॉलम नंबर 3 में ऑलरेडी 0 थे सारे, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी नज़र आ रहा है कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 के एलिमेंट्स एक दूसरे का नेगेटिव हैं, सॉरी कॉलम नंबर 6 के। तो कॉलम 6 माइनस प्लस कॉलम 2 करने से हमें कॉलम 6 में जो चेंज नज़र आएगी वो ये होगी कि 0 -0 0 -1 + 1 0 1 -1 0 -1 + 1 0 और 0 + 0 अगेन 0। तो ये कॉलम नंबर 6 भी 0 हो जाएगा। बाकी हम कॉलम एज इट इज़ लिख लेते हैं। कॉलम 2 जो कि 0 1 -1 1 0 है और कॉलम नंबर 5 जो कि 0 0 1 0 और -1 है। ओके, तो अब हमें इस मैट्रिक्स का अगर रैंक फाइंड करना हो तो हम देख सकते हैं कि 3 कॉलम तो इसमें ऑलरेडी 0 हो रहे हैं। हम कॉलम वाइज भी रैंक देख सकते हैं, रो वाइज भी रैंक देख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, क्योंकि रो वाइज ज़्यादा बेहतर तरह से कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने से हमें यहाँ मिलेगा 1 0 0 0 0 और 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 0 1 0 0 0 और 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी -1 -1 0 0 1 0। फोर्थ रो फोर्थ कॉलम बनेगी तो ये 0 1 0 0 0 और 0 होंगे और आखिर में फिफ्थ रो को हम फिफ्थ कॉलम बनाने लगे हैं तो ये 1 0 0 0 -1 और ये 0 है। ओके, तो यहाँ से अगर हम पिवट एलिमेंट देखें, एक पिवट एलिमेंट ये है, दूसरा पिवट एलिमेंट ये है। तो इस 1 से हम अगर इसके साथ ओके यहीं बल्कि सॉल्व हो गया है। ये जो थर्ड रो है वो ये है। हम इनमें से इन 2 रोज़ को इसके साथ चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पिवट एलिमेंट हैं तो वो सिर्फ 3 हैं। ये एचिलॉन फॉर्म में बन जाएगा अगर हम इन 2 रोज़ को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें। ओके, तो इसका जो रैंक है वो 3 है और रैंक 3 होने की वजह से हम ये बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में इस स्पेस में सिर्फ 3 ही ऐसे वेक्टर हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो आंसर इज 3। नंबर 12, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ओन ट्रांसपोज। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके अपने इक्वल हो वो सिमेट्रिक होता है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस एस एन क्रॉस एन ऑफ आर of real symmetric n by n matrices in the space of all real n by n matrices is okay। तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर हम n by n के मैट्रिसेस में से सिर्फ
सिमेट्रिक मैट्रिसेस चुन लें तो उनकी जो कलेक्शन है वो एक सब स्पेस तो फॉर्म करेगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो ज़रा हम 3 के लिए देखते हैं, S3 क्रॉस 3 के लिए। अगर 3x3 का हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने लगें तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर A हम ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं। अच्छा, अगर ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम भी एज इट इज़ होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रो को कॉलम से चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ B होना चाहिए और यहाँ पर C ही होना चाहिए। यहाँ अगर हम एक और एलिमेंट D ले लें और यहाँ E लें तो अल्टीमेटली इसके नीचे भी E होना चाहिए, और यहाँ अगर हम F ले लें तो अगर देखा जाए तो हमें जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत है वो सिर्फ ये वाले हैं, और इनकी तादाद कितनी है, एक 1, दूसरी रो यानी दूसरे नंबर पर 2 एलिमेंट्स मोर, और थर्ड में हमारे पास 3 एलिमेंट्स ज़्यादा है। इसी तरह अगर हमारे पास n/n का अच्छा इनको ऐड करें तो टोटल 1 + 2 + 3 है। अगर हमारे पास n/n का मैट्रिक्स होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, A11, A12, A13 अप टू सो ऑन A1n। और चूंकि ये फर्स्ट रो है तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में भी यही एलिमेंट्स होने चाहिए, A12, A13 अप टू सो ऑन A1n, चूंकि सिमेट्रिक है। इसी तरह यहाँ A22, A23 अप टू सो ऑन A2n, तो यहाँ नीचे भी वही एलिमेंट्स होने चाहिए, A23 अप टू सो ऑन A2n। यहाँ A33 अप टू सो ऑन A3n, और यहाँ नीचे की तरफ भी एंड वाला एलिमेंट A3n है, एंड सो ऑन, आखिर पे ANN मिलेगा। अब ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इस सिमेट्रिक मैट्रिसेस में जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो उसकी बेस फॉर्म करेंगे, वो यहाँ से ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर हम 3x3 में देखें तो इसकी जो बेसिस में बनेंगे एलिमेंट्स वो होंगे 1 0 0 0 0 0 0 0 0, एक ये हो गया। इसी तरह फिर यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी टोटल 6 मैट्रिसेस ऐसे बनेंगे जिनमें हम बारी बारी A की जगह 1, फिर B की जगह 1, फिर C को और इनको रिप्लेस कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो S3 क्रॉस 3 है उसकी डायमेंशन तो 6 है। कितनी है, 1 + 2 + 3 है। अगर यहाँ भी हम काउंट करें तो यहाँ एक एलिमेंट, इसी तरह यहाँ सेकंड में 2 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो n हैं। तो बेसिकली इसकी डायमेंशन होगी 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन +n, और ये फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो ऑप्शन नंबर डी में है, 1/2 × n × n + 1। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस की होती है। अपने तौर पर आप ये चेक कर सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन क्या होगी। तो उसको प्रूफ करने के लिए आप जनरल 2x2 और 3x3 के केसेस को देख लें, तो वहीं से आइडिया होगा कि n/n के लिए कैसा होता है। नंबर 13, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x y इन R² दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन फॉर्म्स। यहाँ चंद ऑप्शंस दिए गए कि इनमें से कौन से हैं जो वो सेटिस्फाई करते हैं। तो सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 1 है, ये y2 है, और यहाँ फिर से 1 है। ओके, इसको हम डिटर्मिनेंट को अगर ओपन करें तो ये बन जाएगा x × y1 - y2 - y × 0 - 1 + 1 × 0 - y1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो कुछ यूं भी फर्दर लिख सकते हैं, y + x × y1 - y2 - y1 दैट इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y2 - y1 × x और प्लस y1। अगर हम इसको रिलेट करें पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन के लिए तो वो इस तरह से होती है, y = mx + c। m जो कि यहाँ पर स्लोप होता है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और c यहाँ पर y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर हम इसे जो हमारे पास इक्वेशन मिली है इसको उस इक्वेशन के साथ रिलेट करें तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि दिस इज स्लोप एंड दिस इज y इंटरसेप्ट c। तो हम यहाँ ये बता सकते हैं कि दिस इज अ लाइन with slope y2 - y1। Okay. Number 14, the linear transformation T that is from R² to R² that maps 1 to
टू माइनस वन वन, ऐसा करते हैं हम, इसको कह देते हैं x1। तो यहाँ जो t ऑफ x1 है वो इक्वल है -1 व 1, या फिर से फर्दर यूँ लिख सकते हैं t ऑफ 1 2 दैट इज इक्वल टू -1 व 1। ओके, इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट, इसको मैप करवाया जा रहा है 2 -1 पर, यानी t ऑफ x2, अगर मैं इसको x2 कहूँ तो t ऑफ x2 इक्वल है 2 -1, या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं t ऑफ 0 -1 दैट इज इक्वल टू 2 -1। ओके, तो हमें इस एलिमेंट का इमेज फाइंड करना है, t ऑफ 1 1 फाइंड करना होगा। अब क्या करें, चूंकि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप किसी वेक्टर x को लिख सकें अल्फ़ा टाइम x1 प्लस बीटा टाइम x2, तो इन पर लीनियर फिर हम ये कर सकते हैं कि t ऑफ x इज इक्वल टू अल्फ़ा t ऑफ x1 प्लस बीटा टी ऑफ x2। चूँकि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो स्केलर बाहर भी लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा यहाँ पर यह है कि ये दो कांस्टेंट फाइंड किए जाएं कि 1 1 को पहले वाले दो वेक्टर x1 और x2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए, इसको हम x कह रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, x इज इक्वल टू अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2। ओके, सो अल्फ़ा x जो कि हमारे पास है 1 1, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा x1 जो कि हमने लिया है 1 2 प्लस बीटा और x2 जो कि है 0 -1। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 0 एंड 1 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा तो हमें मिल गया 1, और इसी तरह यहाँ से 1 इज इक्वल टू 2 माइनस बीटा, या फिर बीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर x है इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2। तो हमें इमेज फाइंड करना है x का, सो t ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2। सो t ऑफ x जो कि है 1 1 दैट इज इक्वल टू t ऑफ x1 जो कि हम लेकर चले थे 1 2 प्लस टी ऑफ x2 जो कि 0 -1 है। तो हम उनके इमेजेस को यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। सो टी ऑफ 1 1 विल बी इक्वल टू टी ऑफ 1 2 जो कि हमें गिवन है -1 व 1, इसकी वैल्यू पुट करते हैं -1 व 1, प्लस टी ऑफ 0 -1 का इमेज है 2 -1, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 -1। सो दिस इज इक्वल टू 1 व 0। तो हम ये बता सकते हैं कि 1 1 का इमेज 1 0 है। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, नंबर 15, let T from R5 to R cube be a linear transformation whose kernel is 3-dimensional subspace। अच्छा, अगर कर्नल की डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T दैट इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नलिटी है, नलिटी ऑफ T दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि रैंक नलिटी होती है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या कर्नल और नल स्पेस सेम ही होते हैं, तो उसकी डायमेंशन को नलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट ये है कि द सेट टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर पावर 5। तो ये वाला जो सेट है ये हमारे पास है रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी है कि वो आर पावर 5 के तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस की बात कर रहे हैं इस सेट में। तो इसके बारे में हमें बताना है कि ये कैसा सेट है, इसके इमेजेस किस तरह के होंगे। तो हम एक थ्योरम जानते हैं, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द फर्स्ट स्पेस। फर्स्ट यहाँ आर पावर 5 है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर हम यूज़ करें कि रैंक ऑफ टी, रैंक जो कि रेंज की डायमेंशन होती है, रैंक ऑफ टी दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। सो रैंक ऑफ टी विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ टी इज प्लस नलिटी ऑफ टी जो कि 3 है इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये होगा कि रैंक ऑफ टी जो है वो इक्वल है 2 के, यानी रेंज जो है वो एक ऐसी स्पेस है जिसकी डायमेंशन 2 है, यानी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा,
रेंज की डायमेंशन 2 है तो इसका मतलब ये है कि r पावर 3 में ये एक ऐसी सब स्पेस है जो ओरिजिन से तो पास हो रही है। अच्छा, अब r पावर 3 में एक डायमेंशन कम होने का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट कम कर देना, यानी अगर वो पहले 3 कंपोनेंट थे एक्स वाई जी, तो उनमें से एक कंपोनेंट कम हुआ। आप यूँ समझ लें कि ये एक्स वाई प्लेन है या वाई जी प्लेन है या एक्स जी प्लेन है या कोई और प्लेन भी हो सकता है, यानी एक डायमेंशन बस कम होना ज़रूरी है। तो होगा वो प्लेन ही, ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई वाई जी या एक्स जी प्लेन हो। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन नंबर सी है, अ प्लेन थ्रू द ओरिजिन।